हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे हमारे यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो हमारे पेपर 2 से रिलेटेड हैं, दैट इज सैड एंड जावा। तो आज हम हमारे पेपर 2 से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, और इसमें हम सैड का पार्ट कवर करेंगे और कुछ हम हमारे जावा रिलेटेड क्वेश्चंस कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। द सॉफ्टवेयर मैच्योरिटी इंडेक्स SMI इज डिफाइंड एज MF माइनस FA प्लस FC प्लस FD डिवाइडेड बाय MF, जहाँ पे MF का मतलब है नंबर ऑफ मॉड्यूल्स इन द करंट रिलीज, FA का मतलब है नंबर ऑफ मॉड्यूल्स इन द करंट रिलीज दैट हैव बीन एडेड, FC का मतलब है नंबर ऑफ मॉड्यूल्स इन द करंट रिलीज दैट हैव बीन चेंज्ड, एंड FD का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मॉड्यूल्स इन द करंट रिलीज दैट हैव बीन डिलीटेड। तो इन सबको यूज करके यहाँ पे हमारी आई है सॉफ्टवेयर मैच्योरिटी इंडेक्स। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि आप जब इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना, जब SMI को कैलकुलेट करते हैं तो हम कब कह सकते हैं कि जो आपका प्रोडक्ट है वो स्टेबलाइज होना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है ना, स्टेबलाइज यानी कि वो अपनी स्टेबलाइज्ड फॉर्म में आना स्टार्ट हो चुका है, कि आप प्रोडक्ट को जो है एक मान सकते हैं कि वो अपना जो फंक्शनल और नॉन फंक्शनल बिहेवियर्स है उनको अप्रोप्रिएटली परफॉर्म कर पा रहा है। तो उसके लिए आप सॉफ्टवेयर मैच्योरिटी इंडेक्स की वैल्यू जब SMI जो है आपका 1 को अप्रोच करने लग जाता है, यानी कि इसकी जो वैल्यू है ये अगर 1 को अप्रोच करने लग जाती है, तब हम कहते हैं योर प्रोडक्ट इज बिगिंस टू स्टेबलाइज। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, मैच द फॉलोइंग। ठीक है, मैच द फॉलोइंग दे रखा है, यहाँ पे कुछ मॉडल्स दे रखे हैं हमारे सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन से रिलेटेड, और उनसे रिलेटेड यहाँ पे इनका एक्सप्लेनेशन पूछा है। तो देखो, सबसे पहले हम चलते हैं, फर्स्ट है हमारा कौन सा, वॉटसन एंड फेलिक्स मॉडल। ठीक है, तो ये किससे रिलेटेड होता है, आपका वॉटसन एंड फेलिक्स मॉडल रिलेट होता है आपके कॉस्ट एस्टिमेशन से। ठीक है, क्विक फिक्स मॉडल हम करेक्टिव मेंटेनेंस में यूज करते हैं। तो देखो, करेक्टिव मेंटेनेंस आपको स्पेसिफाई नहीं कर रखा, लेकिन मेंटेनेंस स्पेसिफाई कर रखा है, तो इसका हो जाएगा आपका 4। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, पुतनाम रिसोर्स एलोकेशन मेथड मॉडल। एलोकेशन मॉडल ये किसके लिए यूज होता है, आपका प्रोजेक्ट की प्लानिंग के लिए, कि कैसे रिसोर्स एलोकेट होंगे प्रोजेक्ट को। और जो लॉगरिथमिक पॉइजन मॉडल है ये आपका यूज होता है फेलियर इंटेंसिटी को फाइंड आउट करने के लिए। तो डी का हो जाएगा आपका 1। तो ये आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, which is the process model that removes defects before they can precipitate serious hazard। यानी कोई उन डिफेक्ट्स को रिमूव करना जो कोई हजार्ड्स में कन्वर्ट हो सकते हैं आगे जाके, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है आपका क्लीन रूम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। यानी क्लीन रूम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि आपके डिफेक्ट्स को रिमूव करने के काम में आता है, ताकि वो आगे जाके इन फ्यूचर हजार्ड्स ना बने। नेक्स्ट देखिए, इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग इज अ मेथड दैट डिवाइड्स द इनपुट डोमेन ऑफ अ प्रोग्राम इनटू क्लासेस ऑफ डेटा फ्रॉम व्हिच टेस्ट केसेस कैन बी ड्राइव। तो देखो, इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग हो गई, आपकी बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस हो गई, ये किसके पार्ट होते हैं, आपके ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के। देखिए, आपने एक चीज यहाँ पे ऑब्जर्व की, हमने कितने सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ये इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आते हैं जिसमें आपको टाइप दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि कौन सी टेस्टिंग को बिलोंग करता है। तो मेरा एक सजेशन है यहाँ पे कि आप इनको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ के जाइए कि व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में आपकी कौन कौन सी टेक्निक्स यूज होती हैं, ब्लैक बॉक्स में कौन सी यूज होती है, ऑर्थोगोनल एरे टेस्टिंग जो हमारी ग्रे बॉक्स टेस्टिंग होती है उसमें कौन सी यूज होती है, स्ट्रेस टेस्टिंग जो कि हमारी नॉन फंक्शनल टेस्टिंग से उसके अंदर कौन सी टाइप की टेस्टिंग यूज होती हैं, स्ट्रेस टेस्टिंग का भी क्या मतलब होता है। तो देखो, इससे रिलेटेड ना इनके कॉम्बिनेशन में कुछ कुछ क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, या तो आपको टेस्टिंग का नाम दे देंगे और उसकी रिगार्डिंग कोई मेथड का पूछेंगे, या फिर मेथड बता देंगे और पूछेंगे कि कौन सी टेस्टिंग को बिलोंग कर रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप देखिए, आप खुद भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, अभी तक हमने जितने वीडियोस किए हैं उनमें कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस ना किसी फॉर्म में रिपीट होके आता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको प्लीज अच्छे से पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट देखिए, द फॉलोइंग 3 गोल्डन रूल्स। क्या गोल्डन रूल्स हैं, प्लेस द यूजर इन कंट्रोल, ठीक है ना, रिड्यूस द यूजर्स मेमोरी लोड, मेक द इंटरफेस कंसिस्टेंट। ठीक है ना, ये 3 गोल्डन रूल्स किसके लिए हैं वो हमें बताना है। ऑप्शन हमें दे रखे हैं, यूजर सेटिस्फेक्शन, गुड इंटरफेस डिजाइन, सेविंग सिस्टम रिसोर्सेज एंड नन ऑफ दीज। तो अगर आप इन 3 गोल्डन रूल्स को ढंग से ऑब्जर्व करें तो देखिए, इसका मतलब क्या है कि यूजर के कंट्रोल में अगर वो कोई किसी एप्लीकेशन पे वर्क कर रहा है, किसी एप्लीकेशन को यूज कर रहा है, तो उसको ऐसा लगना चाहिए कि वो उसके कंट्रोल में, मीन्स वो ऑपरेट कर पा रहा है उसको। प्लस साथ के साथ वो थोड़ा ये भी है कि उसको चीजें याद नहीं रखनी पड़ रही, यानी कि इंटरफेस इतना अच्छा हो कि
वो अपने अकॉर्डिंगली ही कंट्रोल्स का फ्लो वहाँ पे कर सके अपने अकॉर्डिंगली। और इंटरफेस भी जो है कंसिस्टेंट रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि आज कुछ इंटरफेस का रिप्रेजेंटेशन हो रहा है और कल कुछ और इंटरफेस रिप्रेजेंट हो रहा है ना, इंटरफेस भी कंसिस्टेंट रहना चाहिए। तो एक तरीके से 3 गोल्डन रूल्स किसके लिए हो सकते हैं, आपकी गुड इंटरफेस डिजाइन के लिए, क्योंकि इंटरफेस ही वो चीज है जिससे आपका यूजर इंटरेक्ट करता है। तो जितना अच्छा इंटरफेस होगा क्वालिटी उतनी ज्यादा इंप्रूव होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, सॉफ्टवेयर सेफ्टी इज अ which activity that focuses on the identification and assessment of potential hazards that may affect सॉफ्टवेयर नेगेटिवली एंड कॉज एन एंटायर सिस्टम टू फेल। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर सेफ्टी आपका किसका पार्ट हो जाता है, आपका सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस का ही पार्ट होता है, जिसके अंदर आप फोकस करते हो कि आपकी सॉफ्टवेयर की क्वालिटी मेंटेन रहनी चाहिए, यानी कि वहाँ पे आप आइडेंटिफिकेशन और असेसमेंट होता है जो भी हजार्ड्स हैं जिसकी वजह से आपकी सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी पे इम्पैक्ट आ सकता है, तो वो चीजें आपकी स्टडी की जाती है सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस में। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, रेफर्स द पॉइंट लिस्टेड बिलो। कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, क्या है, व्हाट आर द ऑपरेटर प्रेसिडेंस रूल्स, व्हाट आर द ऑपरेटर एसोसिएटिविटी रूल, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ ऑपरेंट इवैल्यूएशन एंड आर देयर एनी रेस्ट्रिक्शंस ऑन ऑपरेंट इवैल्यूएशन साइड इफेक्ट्स। ठीक है, तो ये 4 हमको रूल्स दे रखे हैं। ठीक है, और क्या बोल रहा है, रूल्स नहीं मीन्स क्वेश्चंस दे रखे हैं, और क्वेश्चन क्या है हमारा, विच ऑफ द अबव मस्ट बी कंसीडर्ड एज प्राइमरी डिजाइन इश्यूज फॉर अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। यानी कि जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमारे अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस को यूज करते हैं, और अगर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम बनाना चाह रहे हैं, ठीक है ना, और उसमें हमको हमारे अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस का डिजाइन करना है, तो कौन कौन से इश्यूज हम लोगों को यहाँ पे एड्रेस करने चाहिए। तो देखो, हम अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस करते हैं, जैसे हमने सपोज एक लिख लेते हैं कुछ भी, ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि जो ऑपरेटर्स है उनकी प्रेसिडेंस क्या है, यानी कि पहले मल्टीप्लाई कंप्लीट पहले परफॉर्म होगा या प्लस परफॉर्म होगा। तो देखो, फर्स्ट रूल क्या यही बोल रहा है, व्हाट आर द ऑपरेटर प्रेसिडेंस रूल, तो ये तो हमें कंसीडर करना है। दूसरा क्या हो सकता है, जैसे सपोज a डिवाइडेड b डिवाइडेड c। अब इसमें क्या है, या फिर इसको ऐसे भी लिख लीजिए, a डिवाइडेड b डिवाइडेड बाई c इंटू d। तो इसमें अब हम देखेंगे, देखो डिवाइड और मल्टीप्लाई की प्रेसिडेंस सेम होती है, तो अब इस केस में हम क्या करें, क्योंकि दोनों की प्रेसिडेंस सेम है, तो पहले कौन सा कैलकुलेट होगा, तो उस केस में हम देखते हैं कि ऑपरेटर्स की एसोसिएटिविटी क्या है। तो हम व्हाट आर द ऑपरेटर एसोसिएटिविटी रूल, ये भी हम मेजर करते हैं। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ ऑपरेंट इवैल्यूएशन, की ऑपरेंट जो है उनका इवैल्यूएशन कैसे हो रहा है, ये भी हम देखेंगे। जैसे सपोज हमने इस तरीके का ऑपरेंट ले लिया, तो इसमें हमको देखना होता है कि ऑपरेंट का इवैल्यूएशन कैसे होगा, ये किस तरीके का है, एक्सपोनेंट है, यानी कि क्या कैलकुलेट करेगा, a पावर b, तो ये भी हमें देखना होता है। नेक्स्ट देखो, आर देयर रेस्ट्रिक्शंस ऑन ऑपरेंट इवैल्यूएशन साइड इफेक्ट्स, देखो ये चीज भी सही है। अगर सपोज मैं करना चाह रही हूँ 5 डिवाइडेड बाई 0, इसका साइड इफेक्ट क्या है, ये एक तरीके से इन्फिनिटी है, यानी कि कोई भी आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सेप्शन थ्रो हो जाएगा। तो हम वैलिडिटी भी देखते हैं कि जो हम ऑपरेंट्स यूज कर रहे हैं क्या उनके कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं है। देखो, ये चारों ही रूल्स आप फॉलो कर सकते हो, चारों ही क्वेश्चंस आप फॉलो कर सकते हो जब आप अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस की डिजाइन करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, वापस एक मैच द फॉलोइंग आ गया। इसमें क्या है, गुड क्वालिटी, करेक्टनेस, प्रिडिक्टेबल एंड रिलायबल। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए, आपको जिन डेफिनेशन के बारे में सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस है, पहले आप वहां से अप्रोच करना स्टार्ट कीजिए। तो उससे क्या होता है, कई सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं ऐसे जो कैंसिल इजीली हो जाते हैं। जैसे सपोज फॉर एग्जाम्पल रिलायबल देखिए, रिलायबल का मतलब क्या है कि प्रोग्राम जो है आपका कोई भी स्पेसिफाइड टाइम में फेल नहीं होना चाहिए ना, रिलायबल रहना चाहिए। तो इसका डी का क्या हो जाएगा, 1। देखो 1 ये इसी से मैच हो रहा है, प्रोग्राम डज नॉट फेल फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम इन अ गिवन एनवायरनमेंट। ठीक है, कोई भी गिवन एनवायरनमेंट के अंदर स्पेसिफाइड टाइम के लिए प्रोग्राम फेल नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या हो सकता है, करेक्टनेस। करेक्टनेस का मतलब क्या होगा, करेक्टनेस का मतलब ये है कि आपका जो भी सॉफ्टवेयर है वो उसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को मीट करे। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2। ठीक है, प्रिडिक्टेबल का मतलब क्या हो गया कि आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, है ना, कोई भी प्रोसेस है तो उसका जो भी कंट्रोल है वो स्टैटिस्टिकली आप प्रिडिक्ट कर पा रहे हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रोसेस इज अंडर स्टैटिस्टिकल कंट्रोल। और गुड क्वालिटी का मतलब तो क्या हो गया कि आपका जो भी सॉफ्टवेयर है, सिस्टम है, वो फंक्शनल और नॉन फंक्शनल दोनों ही रिक्वायरमेंट्स को मीट करे, क्योंकि क्वालिटी में तो कंप्लीट ओवरऑल फंक्शनैलिटी, और चाहे वो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हो या नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हो, वो देखी जाती है सिस्टम की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, while estimating the cost of software, lines of code and function points are used to measure which one of the following। lines of code और function points हम किस लिए यूज करते हैं, किस चीज को मेजर करने के लिए यूज करते हैं, सॉफ्टवेयर के साइज को। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी।
नेक्स्ट देखिए साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ फ्लो ग्राफ G विथ n वर्टिसेस एंड E एजेस क्या होती है जब अगर आपके पास n तो वर्टिसेस हैं और E एजेस है तो इसकी साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी कैसे दी जाती है E माइनस एन प्लस टू। ठीक है, ये तो अगर आपको एजेस और नोड्स की वैल्यू दे रखी है तो आप इस तरीके से निकालेंगे साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी। अगर नंबर ऑफ रीजन्स दे रखे हैं तो साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी किसकी इक्वल हो जाती है, जितने भी टोटल नंबर ऑफ रीजन्स होंगे उसी के इक्वल हो जाएगी आपकी साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी। और अगर प्रेडिकेट्स दे रखे हैं तो जितने नंबर ऑफ प्रेडिकेट्स हैं उसमें आप अगर +1 कर देंगे तो भी आपको साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी मिल जाएगी। तो तीनों ही तरीके से आप साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी निकाल सकते हैं, डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में आपको वैल्यूज किस फॉर्म में दे रखी है। नेक्स्ट देखिए When the following code is executed, what will be the value of x and y? देखो x की वैल्यू अभी इनिशियली क्या है 1 और y की वैल्यू क्या है 0। अब क्या कह रहा है ये y इज इक्वल टू एक्स प्लस प्लस। एक्स प्लस प्लस किस टाइप का ऑपरेटर है, आपका पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, पहले वैल्यू असाइन होती है और फिर वैल्यू में इंक्रीमेंट किया जाता है। तो जब आप एक्स प्लस प्लस करेंगे तो पहले y को x की जो भी वैल्यू है यानी कि 1 जो है वो असाइन हो जाएगा और फिर x की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, कितनी हो जाएगी 2। ठीक है, और यहाँ पे क्या पूछा है कि x और y की वैल्यू कितनी है, तो x की वैल्यू आएगी आपकी 2 और y की वैल्यू आएगी 1। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट का खास ध्यान देना है। यहाँ पे पोस्ट इंक्रीमेंट में पहले असाइनमेंट होता है और फिर वैल्यू इंक्रीज की जाती है, जबकि प्री इंक्रीमेंट में पहले वैल्यू इंक्रीज होती है और फिर वैल्यू को असाइन किया जाता है। नेक्स्ट देखिए व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द एक्सप्रेशन, क्या दे रखा है 1 एंड m% 2 + 3 डिवाइडेड बाय 4। देखो 1 m%2 अगर आप करेंगे तो 1 को हम कैसे लिख सकते हैं 0 1 लिख सकते हैं और 2 को कैसे लिख सकते हैं 1 2, और इन पर अगर एंड ऑपरेटर लगाएंगे तो क्या मिलेगा 0 ही मिलेगा। इसी तरीके से अगर 3 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो इंटीजर डिवीजन है तो 0 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, लेकिन हमको पॉइंट के बाद की वैल्यू हम लेंगे नहीं क्योंकि इंटीजर डिवीजन है। तो 3 डिवाइडेड बाय 4 से भी हमें क्या मिलेगा रिजल्ट 0 मिलेगा, और जब 0 में आप 0 प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0 ही आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए मैच द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू IO क्लासेस इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, देखो ये कुछ फाइल के आपको फंक्शंस दे रखे हैं और हमसे पूछा है कि ये क्या ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। अगर आप F ओपन यानी कि अगर फाइल को ओपन करने का कोशिश करते हैं तो ये क्या रिटर्न करता है, आपको एक फाइल पॉइंटर रिटर्न करके देता है। F क्लोज करते हैं तो ये क्या रिटर्न करेगा आपको, F क्लोज अगर हम करेंगे तो ये रिटर्न करेगा आपको एंड ऑफ फाइल। ठीक है, F एरर करेंगे तो ये क्या रिटर्न करेगा, कोई भी प्रॉब्लम रिपोर्ट होगी वो रिटर्न करके देगा आपको। ठीक है, और लास्ट क्या है आपका FEOF, FEOF क्या रिटर्न करके देगा यहाँ पे 0। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट देखिए सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज, यहाँ पे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के बारे में पूछा है कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या होती है। तो फर्स्ट देखो इज द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग दैट एरर आर नॉट प्रेजेंट, द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग कॉन्फिडेंस दैट अ प्रोग्राम डज व्हाट इट इज सपोज टू डू, द प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूटिंग अ प्रोग्राम टू शो दैट इट इज वर्किंग एज पर स्पेसिफिकेशन। ठीक है, और लास्ट क्या है द प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूटिंग अ प्रोग्राम विद द इंटेंट ऑफ फाइंडिंग एरर। तो देखो सबसे अगर देखा जाए तो सभी थोड़ी थोड़ी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की ही डेफिनेशन है, लेकिन आप सबसे अप्रोप्रिएट डेफिनेशन जो है ऑप्शन डी को बोलेंगे। क्यों, क्योंकि जब आप सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करते हैं तो आप टेस्ट प्लान किस तरीके के बनाते हैं, हम टेस्ट प्लान इस इंटेंशन से बनाते हैं कि उन प्लान्स पे मतलब प्लान्स वैलिड हो यानी कि टेस्ट केसेस आपके वैलिड होते हैं, लेकिन उस पर अगर आपका सॉफ्टवेयर जो है वो फेल हो जाए या सिस्टम जो है वो एरर्स प्रोड्यूस करे तो उसके लिए आपकी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की जाती है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए कंसिडर अ प्रोजेक्ट विद द फॉलोइंग फंक्शनल यूनिट्स, नंबर ऑफ यूजर इनपुट दे रखे हैं आपको 50, यूजर आउटपुट दे रखे हैं 40, इंक्वायरीज दे रखी है 35, फाइल्स दे रखी हैं 6 और एक्सटर्नल इंटरफेसेस दे रखे हैं 4। अज्यूम ऑल कॉम्प्लेक्सिटी एडजस्टमेंट फैक्टर एंड वेइंग फैक्टर एज एवरेज, एवरेज यानी कि 3 है। मैंने एक वीडियो में शायद गलती से 1 बोल दिया था, इसका वैल्यू 3 होता है जब अगर आपको एवरेज में दे रखी है कॉम्प्लेक्सिटी एडजस्टमेंट फैक्टर, और फंक्शन पॉइंट्स हमें निकालना है यानी कि हमें क्या कैलकुलेट करना है FP। तो देखो सोल्यूशन के लिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है ताकि आप जब इस PDF को रिवाइज करें तो आपके लिए इजी रहे। तो देखो फंक्शन पॉइंट जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है UFP इंटू CAF। UFP क्या होता है आपका अनएडजस्टमेंट फंक्शन पॉइंट्स। अनएडजस्टमेंट फंक्शन पॉइंट्स का मतलब क्या है, जो भी आपको कॉम्प्लेक्सिटी में दे रखी है और ये सारी वैल्यूज को हम उसके वेट से इंटू मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि नंबर ऑफ यूजर इनपुट्स कितने हैं और इसका वेट कितना दे रखा है, इसी तरीके से यहाँ पे कितना वेट है, यहाँ पे और फिर इन सबका क्या कर देंगे यहाँ पे समेशन। ठीक है, तो ये होता है आपका UFP अनएडजस्टेड फंक्शन पॉइंट। और CAF क्या होता है कॉम्प्लेक्सिटी
एडजस्टमेंट फैक्टर, जिसको कैसे निकाला जाता है 0.65 प्लस 0.01 इंटू समीशन FI, ठीक है। और यहाँ पे ये FI जो पैरामीटर्स हैं कितने होते हैं आपके 1 से 14 तक इन्फ्लुएंस पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला भी कई बार डायरेक्टली पूछ लिया जाता है ऑप्शंस के अंदर कि क्या फॉर्मूला होता है CAF निकालने का, तो ये फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। हमें एवरेज दे रखी है, तो देखो एवरेज की वैल्यू होती है 3, नो इन्फ्लुएंस से चालू होती है और एसेंशियल तक होती है ये, ठीक है ना। अब देखिए फंक्शन पॉइंट कंपोनेंट्स जो हैं ये आप थोड़ा सा अगर ये टेबल देखेंगे तो इससे पता चल जाएगा कि एवरेज के लिए हम कौन सी वैल्यूज लेंगे हमारे UFP निकालने के लिए 4, 5, 4, 10, 7, क्योंकि हमें दे रखा है एवरेज है, तो UFP कैसे निकल जाएगा, नंबर ऑफ इनपुट्स 50 और इसका वेट कितना है 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नंबर ऑफ आउटपुट्स कितना है हमारे 40 है और इसका वेट कितना दे रखा है 5, तो एक आउटपुट का वेट अगर 5 है तो 40 आउटपुट्स का वेट कितना हो जाएगा 40 इंटू 5, ठीक है ना। इसी तरीके से आप इसको सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक्सटर्नल फाइल्स को, इंटरफेसेस को, ठीक है। तो यहाँ से आंसर कितना आ गया आपका 628, तो ये तो किसकी वैल्यू आ गई आपकी UFP की। और CAF के लिए फॉर्मूला क्या होता है 0.65 प्लस 0.01 14 इंटू 3, 14 इंटू 3 क्यों करा है, क्योंकि 14 तो हमारे पैरामीटर्स है और कॉम्प्लेक्सिटी हमें क्या दे रखी है एवरेज दे रखी है, और एवरेज की वैल्यू होती है आपकी 3, इसलिए यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई किया है 3 से, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 1.07। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, फंक्शन पॉइंट हमें निकालना था, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आपका अप्रोक्सीमेटली आंसर आएगा 672। तो आपका ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा सा यहाँ पे ये जो टेबल्स हैं और एक ये जो वैल्यूज हैं ये थोड़ा सा आपको पता होनी चाहिए, तो ही आप इजीली इनको सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट देखिए मैथ का फॉलोइंग क्या है क्वेश्चन, देखिए करेक्टनेस, एक्यूरेसी, रोबस्टनेस एंड कंप्लीटनेस, ये वापस से मैच द फॉलोइंग है, ये क्वेश्चन आपको करना है। ये कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। करेक्टनेस किसको डिफाइन कर रहा है, एक्यूरेसी, रोबस्टनेस एंड कंप्लीटनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेफिनेशन ऑफ एरर, इनमें से कौन सी एरर की डेफिनेशन नहीं है। फर्स्ट क्या है, इट रेफर्स टू द डिस्क्रिपेंसी बिटवीन अ कंप्यूटेड, ऑब्जर्व्ड और मेजर्ड वैल्यू एंड द ट्रू स्पेसिफाइड और थ्योरेटिकली करेक्ट वैल्यू। देखो ये तो एरर की होती है, उसमें हम ये देखते हैं कि हमारी एक्सपेक्टेड क्या थी वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू हमको क्या मिली, ठीक है, तो ये तो होता है आपका। नेक्स्ट देखो, इट रेफर्स टू द एक्चुअल आउटपुट ऑफ अ सॉफ्टवेयर एंड द करेक्ट आउटपुट, ये भी आपकी एरर की डेफिनेशन होती है। नेक्स्ट देखो, इट रेफर्स टू अ कंडीशन दैट कॉज अ सिस्टम टू फेल, तो देखो ये डेफिनेशन नहीं है, एरर होने की वजह से सिस्टम फेल हो जाए वो बात अलग है, लेकिन एरर की डेफिनेशन आप इसको नहीं कह सकते, ठीक है। एरर की डेफिनेशन का तो मतलब क्या है कि व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग एंड व्हाट आर द रिजल्ट्स, ठीक है, उनके बीच में क्या डिस्क्रिपेंसीज आ रही है वो आपको एरर को डिफाइन करती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की प्रोसेस एरिया इन CMM, CMM कैपेबिलिटी मेच्योरिटी मॉडल का जो लेवल 5 यानी कि आपका जो ऑप्टिमाइज्ड होता है लेवल, ठीक है ना। लेवल 5 हमारा कौन सा लेवल होता है, ऑप्टिमाइज लेवल वाला होता है, उसके अंदर कौन सा की प्रोसेस एरिया नहीं होता। डिफेक्ट प्रिवेंशन देखो ये तो होगा, ठीक है, ऑप्टिमाइज में आप ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करते हो तो प्रिवेंशन करते हो डिफेक्ट्स का। प्रोसेस चेंज मैनेजमेंट ये भी पार्ट होता है क्योंकि लेवल 4 और लेवल 5 एक साथ एसोसिएटेड होते हैं। सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इंजीनियरिंग जो है आपका लेवल 5 का की प्रोसेस एरिया नहीं, क्योंकि ये तो आपको ऑलरेडी डिफाइंड फेज में चल रहा होता है, ठीक है ना। और टेक्नोलॉजी चेंज मैनेजमेंट भी, क्योंकि अगर सिस्टम को ऑप्टिमाइज रखना और कहीं पे भी टेक्नोलॉजी चेंज होती है तो ऑप्टिमाइजेशन के लिए ये मैनेजमेंट करना भी जरूरी है, तो ये भी इसका की प्रोसेस एरिया, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट देखिए, मैच द फॉलोइंग इंटरफेसेस ऑफ जावा डॉट सर्वलेट पैकेज, सर्वलेट पैकेज के लिए कुछ चीजें दे रखी है, तो देखो सर्वलेट कॉन्फिग जो है आपका, सर्वलेट कॉन्फिग जब आप यूज करते हो किस लिए यूज होता है, टू गेट द इनिशियलाइजेशन पैरामीटर, तो ए का आंसर हो जाएगा 4, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट का आंसर हो जाएगा इनेबल सर्विसेज टू लॉग इवेंट, सर्वलेट रिक्वेस्ट हो जाएगा रीड डेटा फ्रॉम अ क्लाइंट एंड सर्वलेट रिस्पॉन्स हो जाएगा राइट डेटा टू अ क्लाइंट, सो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके, so that's it for this video, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।